लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग ICAR, JRF, SRF, ARS, नेट, IBPS, AFO, यूपी कैटेट, BHU, इंट्रेंस, AO, WO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। हमारी जो सीरीज चल रही है सीजन 1 के नाम पर है, ठीक है। और इसके अंदर यानी कि जितने भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन होते हैं, चाहे एग्रोनॉमी को हो, चाहे हार्टिकल्चर से हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री के, सभी क्वेश्चनों को हम एक ही वीडियो में लेकर आए हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, ठीक है। भारत में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को, क्यूबा को और पश्चिम बंगाल को। तो क्यूबा जान रहे हैं हमारे इंडिया में नहीं है, यानी कि ये ब्राजील के अंदर है, ठीक है। तो ये हमारा कट जा रहा है, यानी कि ये होगा नहीं। और पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब को अन्न का कटोरा कहते हैं, ठीक है। पंजाब को क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा कहते हैं। किसको? पंजाब को। और छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं? चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं? चावल का कटोरा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत में चावल का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल जो है यानी कि सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है आम की सबसे मीठी किस्म कौन सी है, ठीक है। आपको बताना है आम की सबसे मीठी किस्म कौन सी है। यानी कि ये चारों जो किस्में हैं, यानी कि रोजका है, रुमानी है, केसर है, चौसा है, ये चारों किस्में किसकी है? मैंगो की है, ठीक है। आपको बताना है सबसे मीठी किस्म कौन सी है। सोच समझकर उत्तर दीजिए आप लोग। बात करते हैं रोजका की। रोजका आम की उत्परिवर्तित द्वारा तैयार की गई किस्म है, ठीक है। आम की जो किस्म है उत्परिवर्तन द्वारा तैयार की गई किस्म कौन सी है? तो रोजका। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बात करते हैं रुमानी की। रुमानी कैसी किस्म है? यानी कि सेब के आकार के फल कौन सी किस्म के लगते हैं? रुमानी के लगते हैं, ठीक है। एप्पल के आकार के फल किस में लगते हैं? रुमानी में लगते हैं। बात करते हैं केसर की। केसर गुजरात की प्रमुख किस्म है, ठीक है। अगर पूछता है, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है कि गुजरात की सबसे प्रमुख किस्म कौन सी है, तो केसर हो जाएगी। अब सबसे मीठी किस्म आपको बताना है कौन सी हो जाएगी, तो चौसा। चौसा हमारी सबसे मीठी किस्म हो जाएगी, ठीक है। ये आंसर एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी होती है, ठीक है। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है? दोमट मृदा, काली मृदा, रेतीली मृदा या ढेलेदार मृदा, ठीक है। सबसे अच्छी मृदा कपास की खेती के लिए आप लोग जानते हैं काली मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यानी कि दूसरा। और बात करते हैं दोमट मृदा, यानी कि कृषि के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी मानी जाती है? तो दोमट मृदा हो जाएगी, ठीक है। अगर कपास की खेती के लिए पूछ रहा है तो काली मृदा हो जाएगी। रेतीली मृदा की बात करें, मूंगफली हो गई और आलू हो गई, इन सब किस्मों के लिए कौन सी मृदा चाहिए? रेतीली मृदा चाहिए, ठीक है। मूंगफली की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है? रेतीली मृदा की आवश्यकता होती है। बात करते हैं ढेलेदार मृदा। ढेलेदार मृदा की भी आवश्यकता होती है। सबसे अच्छी ढेलेदार मृदा कौन सी खेती के लिए सबसे अच्छी मानी गई? चना की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी मानी जाती है? ढेलेदार मृदा मानी जाती है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कर रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, ठीक है। 3 इसमें क्वेश्चन जो दिए हैं सत्य हैं और एक असत्य है। असत्य को आपको ढूंढना है। एक तरफ फ्रूट दिया हुआ है, एक तरफ फैमिली दिया हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं मैंगो की फैमिली कौन सी है? एनाकार्डियेसी है। ये सही है कि गलत, ये आप लोग सोच विचार के लगाइए। बैर की, रुटेसी, खजूर की, पामी या एरिकेसी, अमरूद की मिर्टेसी, ठीक है। इसमें से बताना है कौन सा असत्य है, गलत कौन सा है, ठीक है। तो आम की फैमिली जो होती है एनाकार्डियेसी, ये सही है। बैर की फैमिली रुटेसी एकदम गलत है। खजूर की फैमिली पामी या एरिकेसी कहते हैं, ये भी एकदम सही है। और अमरूद की फैमिली मिर्टेसी या मार्टेसी होती है, ये भी एकदम करेक्ट है। यानी कि हमारा जो गलत आंसर आ रहा है यानी कि दूसरा, यानी कि बैर की फैमिली रोटेसी नहीं होती है, ये रहमननेसी होती है, ठीक है। रहमननेसी फैमिली होती है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग यंत्र तांत्रिका रोग
कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है जो कि पशुओं में कभी कभी दिखाई देता है। ऐसा रोग जो पशुओं में कभी कभी दिखाई देता है, यानी कि पूरे अगर समूह में रह रहे हैं पशु तो एक ही दो पशुओं में ये इसके लक्षण दिखाई देते हैं, तो ऐसे रोग को क्या कहा जाता है? यंत्र तांत्रिका रोग कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, यानी कि पशु महामारी, पेंजोटिक रोग या स्पोरेडिक रोग या विदेशज रोग। ठीक है, पशु महामारी को एपिजोटिक भी कहा जाता है और पेंजोटिक रोग को पेंडेमिक रोग भी कहा जाता है। स्पोरेडिक रोग को विकिरण रोग कहा जाता है। विदेशी रोग को जानते ही हैं कि विदेशों से जो रोग आता है उसको विदेशज रोग के नाम से जाना जाता है, जिसको एक्जोटिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि तीसरा स्पोरेडिक रोग, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? यंत्र तांत्रिका रोग कहते हैं, यानी कि 1-2 ही पशुओं में होता है, अधिकतर सभी पशुओं को नहीं प्रभावित नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कुत्ता है, कुत्ता को अगर रेबीज हो जाता है तो जिसको काटता है वही पशु प्रभावित होता है, सभी पशु इसमें यानी कि सभी कुत्ते प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, इसको रेबीज को पागलपन रोग भी कहा जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है? हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से डर लगता है। ठीक है, ये एक वायरस के कारण होता है। इसमें लार देख रहे हैं, लार के अंदर वायरस रहते हैं। ठीक है, तो जिस भी जानवर या पशु को काटता है तो उसके लार उसमें प्रवेश हो जाते हैं। अब बात करते हैं पशु महामारी। पशु महामारी क्या होता है? यानी कि बड़े क्षेत्र में, बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसके अंदर अगर रोग लग जा रहा है तो यानी कि सभी को प्रभावित करेगा, है ना, उसको कहेंगे क्या कहेंगे? पशु महामारी कहेंगे, यानी कि सभी पशुओं को प्रभावित कर देगा। जैसे इसका उदाहरण होता है प्लेग। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्लेग उदाहरण हो जाएगा। एफएमडी ये दोनों रोग पशु महामारी हैं, यानी कि प्लेग और एफएमडी को कहते हैं फुट माउथ डिजीज, जिसको खुरपका और मुंहपका रोग भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड नंबर पेंजोटिक क्या होता है? पेंजोटिक यानी कि सभी जातियां, चाहे कुत्ते हों, चाहे गाय हो, चाहे भैंस, चाहे भेड़ बकरी, सभी में, यानी कि एक रोग सभी में लग जाएगा, सभी में हो सकता है। गाय भी हो सकता है, उसमें क्या नाम है, भैंस में भी हो सकता है। ठीक है, इसका उदाहरण मान लीजिए साल्मोनोसोलिस एक रोग है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं साल्मोनोसोसिस। ठीक है, ये रोग है, यानी कि ये गाय में, भेड़ में, बकरी में, कुत्ते में, यानी कि सब में ये रोग लगता है। ऐसे रोग को क्या कहते हैं? पेंजोटिक रोग के नाम से जाना जाता है। विदेशज रोग, यानी कि विदेशज रोग ऐसे होते हैं, यानी कि जो विदेशों से हमारे देश में पहुंचे हैं पशुओं द्वारा और यहाँ के पशुओं को प्रभावित किए हैं, तो ऐसे रोग को क्या कहा जाता है? विदेशज रोग कहा जाता है। जैसे दक्षिणी अफ्रीका का अश्व रोग इसका एक उदाहरण है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, दक्षिणी अफ्रीका से अश्व रोग हमारे देश में आया है, पूरे पशुओं को प्रभावित कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम क्या है? गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है क्या है, यानी कि डेलोनिक्स रेंजिया, डोरेंटा फ्लोमेराई, केसिया फिस्टुला, हेविकस रोजा साइनेंसिस। ठीक है, इन चारों में से बताना है कि गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं गुलमोहर का प्लांट है, यानी कि गुलमोहर के इस टाइप के फ्लावर्स लगते हैं, इतना बड़ा पेड़ होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डेलोनिक्स रेंजिया। ठीक है, गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? डेलोनिक्स रेंजिया। ठीक है, और बाकी और भी प्लांटों की बात कर लेते हैं, डोरेंटा की बात कर लेते हैं। ठीक है, आपको दिखा देते हैं किस टाइप का प्लांट्स होता है, डोरेंटा का, केसिया फिस्टुला का, हेविकस रोजा का। चलिए सेकंड ऑप्शन था हमारा डोरेंटा फ्लोमेराई। ठीक है, डोरेंटा फ्लोमेराई, ये गोल्डन डोरेंटा का वैज्ञानिक नाम होता है, डोरेंटा फ्लोमेराई। इस प्रकार के देख सकते हैं कि आप गार्डन वगैरह में गए होंगे तो घेराबंदी या उसको हैज के रूप में होते हैं, येलो कलर की इसकी पत्तियां होती हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, इसकी बार बार कटिंग की जाती है, सजावट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं वो डोरेंटा के कहलाते हैं। ठीक है, ये गार्डन वगैरह में आपको देखने को मिल जाएंगे, छोटी छोटी येलो कलर की पत्तियां होती हैं। दूसरा हमारा है केसिया फिस्टुला। केसिया फिस्टुला किसका वैज्ञानिक नाम है? अमलतास का। ठीक है, अमलतास का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? केसिया फिस्टुला। ये भी काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार का ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये केसिया फिस्टुला यानी कि अमलतास का प्लांट है।
अगला जो हमारा प्लांट है यानी कि हबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है, ये गुड़हल का प्लांट आप देख सकते हैं। ये इसको गमले में लगा सकते हैं और क्यारियों में भी लगा सकते हैं, सजावटी प्लांट है, ठीक है। इसके फ्लावर्स रेड कलर के होते हैं, कई कलर में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अधिकतर रेड कलर के ही सब लोग पसंद करते हैं, ठीक है। ये गुड़हल का प्लांट है। गुड़हल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? हबिस्कस रोजा साइनेंसिस होता है। ये आप याद कर लीजिए इसको, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दही किस तरह का दुग्ध उत्पाद है, ठीक है। आपको बताना है दही किस प्रकार का दुग्ध उत्पाद है, यानी कि तरल है, डिहाइड्रेटर है, स्कंदित है, किण्वित है, यानी कि फर्मेंटेशन द्वारा तैयार की गई। आप चारों ऑप्शन में बताइए कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि तरल की बात करें, तरल में कौन आएगा? दूध हमारा किस में आएगा? तरल में आ जाएगा। डिहाइड्रेटर में कौन सा आएगा? यानी कि पूर्ण रूप से डिहाइड्रेटेड नहीं कह सकते हैं इसको, ठीक है, पूर्ण रूप से सूखा हुआ नहीं कह सकते हैं। इसके अंतर्गत आएगा खोआ, ठीक है। खोआ कैसा आएगा? यानी कि डिहाइड्रेटेड आएगा, ठीक है। स्कंदित में आएगा, स्कंदित में आप लोग जानते हैं पनीर स्कंदित द्वारा तैयार की जाती है, ठीक है। और किण्वित द्वारा कौन सा तैयार होता है? यानी कि दही हमारा किण्वन द्वारा तैयार होता है, यानी कि फर्मेंटेशन द्वारा तैयार होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। दही को क्या कहते हैं? कार्ड कहते हैं। ये एक प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा तैयार होता है, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर, ठीक है। यहाँ पर चैनल का नाम लिखा हुआ है, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है अम्लीय मृदा को सुधारने हेतु क्या प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। आपको बताना है अम्लीय मृदाओं को सुधार के लिए क्या प्रयोग में लाते हैं। जिप्सम लाते हैं, चूना लाते हैं, लीचिंग द्वारा, या अधिक बीज की दर की मात्रा बढ़ाकर, ठीक है। चारों में से आपको बताना है किसके द्वारा अम्लीय मृदा को हम सुधार सकते हैं। जिप्सम की बात करते हैं। क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। चूना की बात करते हैं, चूना जो कि अम्लीय मृदा को सुधारने का काम करता है, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड वाला, ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीचिंग के द्वारा क्या होता है? लीचिंग द्वारा निच्छालन होता है, ठीक है। यानी कि अगर लवणीय मृदा है तो उसका जो लवण है वो नीचे वाली सतह पे या जमीन के नीचे चले जाते हैं, ठीक है। और बात करते हैं अधिक बीज दर का उपयोग, यानी कि शुष्क क्षेत्र वाली जो मृदा होती है, यानी कि बरानी क्षेत्र की जो मृदा होती है, वहां पर बीज दर 2 गुना यानी कि अधिक मात्रा में लगाया जाता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अम्लीय मृदा सुधारने के लिए चूना का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। ब्लांचिंग यानी कि विवर्णीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। आपका बताना है ब्लांचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। रंग विकसित करना, एंजाइम को निष्क्रिय करना, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, या कोई नहीं, ठीक है। चारों में से आप सोच समझ के बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है यानी कि एंजाइमों को निष्क्रिय करना, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं वेजिटेबल्स है और इसमें गर्म पानी डाला हुआ, यानी कि 2 से लेके 5 मिनट तक, ठीक है, 2 से लेके 5 मिनट तक आपको गर्म पानी में, यानी कि 82 से लेके 85 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 82 से लेके 85 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 2 से 5 मिनट तक आप गर्म पानी में सब्जी वेजिटेबल्स को रखेंगे, जिससे एंजाइम्स जो होते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि स्टैंडर्ड दूध में वसा रहित ठोस न्यूनतम कितना प्रतिशत होना चाहिए। यानी कि आपको एक वसा बताना है, एक वसा रहित ठोस यानी कि न्यूनतम बताना है। इसको क्या कहते हैं? SNF कहा जाता है, ठीक है, SNF कहा जाता है। और स्टैंडर्ड मिल्क मतलब होता है कि मानकीकृत दूध, ठीक है, मानकीकृत दूध को स्टैंडर्ड मिल्क कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 4.5 से लेके 8.5। वसा कितनी मात्रा होनी चाहिए? 4.5%। वसा रहित ठोस पदार्थ यानी कि SNF कितना होना चाहिए? 8.5 होना चाहिए। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर टोंड दूध की बात करता है, यानी कि टोंड मिल्क की बात करता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वसा कितना हो जाएगा? 3.0। और वसा रहित ठोस पदार्थ कितने हो जाएंगे? 8.5, यानी कि उसमें 3.0 वसा रहेगी, ठीक है। ये जो आंसर हो जाएगा ये टोंड मिल्क के लिए हो जाएगा, टोंड मिल्क के लिए, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है सड़क के किनारे पेड़ों को समांतर लाइन में लगाना क्या कहलाता है, ठीक है। आपको बताना सड़क के किनारे, ये देख सकते हैं बीच में सड़क है, सड़क के किनारे पेड़ लगे हुए हैं,
ठीक है। इस सिस्टम से अगर पेड़ को लगा रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, टोपियरी कहते हैं, कारपेंट बेड कहते हैं, एवेन्यू ट्री कहते हैं या बोनसाई कहते हैं। ठीक है, चारों में से बताइए आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि तीसरा एवेन्यू ट्री कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एवेन्यू ट्री कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एवेन्यू ट्री कहा जाता है, ये आपके याद होना चाहिए। टोपियरी क्या होता है, कारपेट बेड क्या होता है, बोनसाई क्या होता है, ये आपको चित्र के माध्यम से हम अभी दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं टोपियरी की। टोपियरी क्या होता है, यानी कि पशु या पक्षी वाले पौधे को लगाना क्या कहलाता है, टोपियरी कहलाता है। ठीक है, ये एक मतलब प्लांट्स होते हैं, झाड़ी वाले प्लांट्स होते हैं, इसके बीच में लगा दिया जाता है, तो इसकी बार बार कटिंग करके उसकी आकृति बनाई जाती है। ठीक है, ऐसी आकृति को क्या कहते हैं, टोपियरी कहते हैं। ठीक है, ये भी प्लांट्स द्वारा ही निर्माण किया जाता है, यानी कि यहाँ देख सकते हैं शेर, हाथी, घोड़ा, जिराफ सब कुछ बना सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स के द्वारा, तो इसको क्या कहते हैं, टोपियरी कहा जाता है। ये याद रखेंगे, टोपियरी ये आपको गार्डन और बड़े बड़े गार्डनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। कारपेट बेड क्या होते हैं, कारपेट बेड यानी कि आपका एक बेड बनाया जाता है जिसके अंदर क्या होता है, बीच बीच में फ्लावर्स वगैरह लगा देते हैं और अक्षरों के बीच में क्या लगाते हैं, रंगीन फूलों की पत्तियों वाली या प्लांट्स को लगा दिया जाता है। ठीक है, ऐसे आपको गार्डन वगैरह में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अक्षरों के बीच में आपको सुंदर लाल, पीले, नीले रंग की पत्तियों वाले प्लांट्स लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे दूर से दिखाई देगा कि मतलब ये अक्षर बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है, कारपेट बेड कहा जाता है। ठीक है, ये उद्यान विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। किसी भी पौधे को छोटा रूप दे देना क्या कहलाता है, बोनसाई कहलाता है। ठीक है, कोई भी प्लांट्स होता है, चाहे बरगद हुए, चाहे आम हुए, बहुत बड़े बड़े पौधे होते हैं, तो इनका एक छोटा रूप दे देना, ठीक है, क्या कहलाता है, हमारा बोनसाई कहलाता है। ये जापान द्वारा विकसित की गई विधि है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, बोनसाई कहा जाता है। ये देखिए बोनसाई इस टाइप के प्लांट्स होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, बौने पौधे होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। दुग्ध में जामन लगाने से पूर्व दुग्ध ठंडा करते हैं। ठीक है, दूध को जामन लगाने से यानी कि जामन मिलाने से पहले क्या करते हैं, दूध को ठंडा किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठंडा किया जाता है, यानी कि 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 30 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 40 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आपका आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला, यानी कि 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठंडा किया जाता है। जामन की मात्रा कितनी मिलाते हैं, 1 से लेके 3% तक जामन की मात्रा मिलाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि सबसे पहले दूध को 72 से लेके 75 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया जाता है, उसके बाद 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठंडा किया जाता है, फिर 1 से लेकर 3% इसमें जामन की मात्रा मिला दी जाती है। ठीक है, इन सब बातों को आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। दुग्ध, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है काजरी यानी कि जोधपुर कृषि जलवायु खंड में आता है। ठीक है, काजरी जो है यानी कि अनुसंधान केंद्र है, ये किस जलवायु खंड में आता है आपको बताना है। IC में आता है, 3rd B में आता है, 3rd A में आता है, 1st A में आता है। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका A 1st में आता है, यानी कि 4th वाला सही हो जाएगा। बात करते हैं 1st C में कौन सा आता है, यानी कि बीकानेर। बीकानेर किस में आ जाएगा, 1st C में आ जाएगा, ये हो जाएगा बीकानेर। बात करते हैं 3rd B में कौन सा आएगा, भरतपुर आ जाएगा। ठीक है, भरतपुर किस में आएगा, 3rd B में आ जाएगा। 3rd A में कौन सा आ जाएगा, जोबनेर। ठीक है, जोबनेर किस में आएगा, 3rd A में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं, यानी कि मैंड्रीन। मैंड्रीन किसको कहा जाता है, संतरा को कहा जाता है। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, सिट्रस साइनेंसिस होता है, सिट्रस ओरेंटिफोलिया होता है, सिट्रस रेटिकुलेटा होता है, सीडियम गुआ जावा होता है। ठीक है, आप चारों में से बताइए कौन सा आंसर हमारा सही होगा। यानी कि पूछ रहा है मैंड्रीन जिसको संतरा कहा जाता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सिट्रस रेटिकुलेटा, यानी कि तीसरा आंसर एकदम हमारा सही हो जाएगा, सिट्रस रेटिकुलेटा ये संतरे का वैज्ञानिक नाम होता है। बात करते हैं सीडियम गुआ जावा की। सीडियम गुआ जावा जो होता है ये अमरूद का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, अमरूद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सीडियम गुआ जावा होता है। सिट्रस साइनेंसिस किसका होता है, सिट्रस साइनेंसिस माल्टा का होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, माल्टा का वैज्ञानिक नाम सिट्रस साइनेंसिस। सिट्रस ओरेंटिफोलिया किसका होता है, सिट्रस ओरेंटिफोलिया नींबू का होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है दूध से मशीन द्वारा क्रीम निकालने की विधि बताना है। ठीक है, दूध से क्रीम
दूध से मशीन द्वारा क्रीम निकालने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? ठीक है, गुरुत्वाकर्षण विधि, अपकेंद्रण विधि, आ और बा दोनों, कोई नहीं। ठीक है, चारों में से बताइए कौन सा सही है। ठीक है, ये दूध से क्रीम निकालने की विधि तो है गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन कैसी है? ये प्राकृतिक है। ठीक है, कैसी है? प्राकृतिक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण यानी कि दूध से क्रीम निकालने की प्राकृतिक विधि कौन सी है? गुरुत्वाकर्षण विधि वाला। ठीक है, अपकेंद्रीय विधि इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? क्रीम सेपरेटर भी कहा जाता है। अपकेंद्रीय विधि क्या कहते हैं? ये जो मशीन देख रहे हैं क्रीम सेपरेटर विधि है। ठीक है, और इसको ये दो प्रकार की होती है, एक हाथों द्वारा चलाई जाती है, एक बिजली द्वारा यानी कि मशीन ईंधन द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये ईंधन द्वारा चलाई जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिक है। इसके अंदर दूध को डाला जाता है, क्रीम को निकाल लिया जाता है। ठीक है, यही दोनों में फ़र्क क्या है? हाथों द्वारा और जो लाइट द्वारा चलती है। हाथ द्वारा जो मशीन चलती है उसको 45 से लेकर 60 RPM, ठीक है, RPM यानी कि 1 मिनट के अंदर 45 से लेकर 60 चक्कर लगाती है। और जो लाइट द्वारा चलती मशीन है यानी कि दूध से क्रीम निकालने की जो मशीन है, तो उसमें 2000 से लेकर 400 RPM चक्कर लगाते हैं। कितने चक्कर लग जाते हैं 1 मिनट में? 2000 से लेकर 4000। ठीक है, 2000 से लेकर 4000 यानी कि RPM 1 मिनट के अंदर चक्कर लगाए जा सकते हैं। और बात कर लेते हैं, अगर दूध से हम क्रीम को निकाल लेते हैं तो कितनी मात्रा उसके अंदर क्रीम रह जाती है? तो 0.1% से कम मात्रा इसके अंदर क्रीम रह जाती है। ठीक है, वो सेपरेटर दूध कहलाता हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। किस विटामिन को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, आपको बताना है कौन सी ऐसी विटामिन है जिसको राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5। ठीक है, चारों में से आप बताइए कौन सा सही हो जाएगा। यानी कि B1 को क्या कहते हैं? आप लोग जानते हैं B1 को थायमिन भी कहा जाता है। ठीक है, थायमिन विटामिन कहा जाता है किसको? B1 को। बात कर लेते हैं B2 को B12 या B2 कह सकते हैं। B2 को ही राइबोफ्लेविन कहा जाता है। ठीक है, ये बेल के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा B2 की रहती है, बेल जो फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं दूध में भी, अंडा भी, मशरूम में भी, इन सब में भी विटामिन 2 की मात्रा अधिक रहती है। ठीक है, B3 जो है यानी कि इसको नियासिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियासिन। ये आप याद रखेंगे। नियासिन किस विटामिन को कहा जाता है? B3 को कहा जाता है। ठीक है, नियासिन कहा जाता है। और B5 को क्या कहते हैं? पेंटाथोनिक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? पेंटाथोनिक कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, B5 को पेंटाथोनिक, B3 को नियासिन कहा जाता है और B2 को राइबोफ्लेविन कहता है। B1 को क्या कहा जाता है? थायमिन कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। चारे वाली फसलें यानी कि रिजका और बसरीम को किस उपनामों से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है चारे वाली फसलों को रानी और राजा, चारे वाली फसलों को सम्राट या रानी, चारे वाली फसलों का हरा सोना, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि पहला ही आंसर हमारा सही हो जाएगा। यानी चारे वाली फसलों को यानी कि रिजका को क्या कहते हैं? रानी कहा जाता है और बरसीम को क्या कहते हैं? राजा कहा जाता है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, बरसीम को चारे वाली फसलों का राजा कहा जाता है और रिजका को रानी कहा जाता है। ऊपर देख सकते हैं ये जो है यानी कि रिजका है और नीचे की जो क्रॉप है यानी कि बरसीम है, ये राजा हो गया और ऊपर वाला क्या हो गया? ये रानी हो गए। ये आपको याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। दूध हेतु पाली जाने वाली भेड़ की नस्ल। ठीक है, आपको बताना है कि दूध के लिए कौन सी भेड़ की नस्ल पाली जाती है। सब लोग जानते हैं कि भेड़ जो होता है सिर्फ यानी कि ऊन उत्पादन के लिए ही पाला जाता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ 2-3 और किस्में होती हैं, जैसे मांस उत्पादन के लिए भी पाल सकते हैं, ऊन उत्पादन के लिए और दूध उत्पादन के लिए, यानी कि त्रिप्रयोजनी नस्ल कह सकते हैं। ठीक है, ऐसी नस्ल आपको बताना है जिसका उपयोग मांस के रूप में, ऊन उत्पादन के लिए और दूध उत्पादन यानी कि तीनों के उद्देश्यों के लिए पाला जा सकता है। कौन सी नस्ल हो जाएगी? मगरा हो जाएगा, पूगल हो जाएगा, सोनाडी हो जाएगी या मालपुरा हो जाएगी। ठीक है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सोनाडी। ये जो नस्ल आप देख रहे हैं ये सोनाडी नस्ल है। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसके किस नाम से जाना जाते हैं? चनोधर। ठीक है, चनोधर के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ की है? ठीक है, ये उदयपुर क्षेत्र की जाती है। ठीक है,
उदयपुर क्षेत्र में इसको आसानी से पाला जाता है, यानी कि अधिकतर ये सोनाडी जो किस्म है उदयपुर क्षेत्र में ही पाला जाता है राजस्थान में। बात करते हैं मगरा की। मगरा अधिकतर बीकानेर, चूरू और नागौर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में यहाँ पर देखने को मिलती है। बात करते हैं पूगल की। पूगल पूछा जाता है एग्जामों में, कारपेट के लिए सबसे अच्छी भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो कारपेट के लिए सबसे अच्छी जो नस्ल है भेड़ की वो पूगल हो जाएगी। ठीक है, पूगल हो जाएगी, आप याद रखेंगे। सोनाडी के बारे में देख ही चुके हैं। अब बात करते हैं मालपुरा के बारे में। मालपुरा जो है यानी कि नवदे बनाए जाते हैं। मालपुरा से क्या बनाए जाते हैं? नवदे बनाने के लिए सबसे अच्छी वो है गलीचे। ठीक है, और गलीचे, नवदे और गलीचे बनाने के लिए कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? तो मालपुरा सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसके जो ऊन होते हैं काफ़ी मोटे होते हैं और काफ़ी अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया कि दूध हेतु पाली जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी हो जाएगी? सोनाडी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है, किस फल में कृत्रिम परागण यानी कि हस्त परागण को अपनाया जाता है? ठीक है, आपको बताना है कौन सी ऐसी फल की किस्म है, यानी कि वैरायटी है, फल का पेड़ बताना है जिसके अंदर क्या होता है, हाथों द्वारा परागण किया जाता है। ठीक है, तो आम है, पाइनएप्पल है, खजूर है, बैगन है। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा जिसका कृत्रिम परागण हस्त परागण के द्वारा अपनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप जो पेड़ देख रहे हैं ये किसका पेड़ है? यानी कि खजूर का पेड़ है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा खजूर, यानी कि 3 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। ठीक है, और भी जैसे मैंगो में परागण किसके द्वारा होता है इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये मैंगो का फ्लावर्स है, फूल हैं, और इसमें जो परागण होता है यानी कि किसके द्वारा होता है? घरेलू मक्खी द्वारा होता है, हाउस फ्लाई द्वारा होता है इसका परागण। ठीक है, मैंगो के अंदर। उसके बाद बात कर लेते हैं पाइनएप्पल के बारे में। पाइनएप्पल में परागण किसके द्वारा होता है? हमिंग बर्ड द्वारा होता है, पक्षियों द्वारा होता है। ये आप देख सकते हैं, ये पाइनएप्पल का प्लांट्स है और ये हमिंग बर्ड यानी कि छोटी चिड़िया जो होती हैं ये परागण का काम करती हैं। ठीक है, इनकी चूंच जो होती है काफ़ी बड़ी होती है, लंबी होती है, लेकिन पक्षी छोटा होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं बैगन के अंदर। बैगन के अंदर जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है? यानी कि किसके द्वारा होता है? बम्बल मक्खी द्वारा होती है। ठीक है, बम्बल मक्खी द्वारा ये बैगन के अंदर परागण होता है। ये बैगन लिखा हुआ है, ये आप कंफ्यूज मत होइए, बैगन लिखा हुआ है। ठीक है, ये बैगन का फ्लावर्स है और ये बम्बल मक्खी है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 कह रहा है कि गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? आपको बताना है कैरोटीन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, जेंथोफिल के कारण, उपरोक्त सभी के कारण। ठीक है, जो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है? एंथोसाइनिन के कारण गाजर का लाल रंग, ये देख सकते हैं गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, आगे आपको दिखा देने हैं कि ये देखिए 2 प्रकार की गाजर होती है, एक रेड गाजर है, एक येलो गाजर है। ठीक है, तो रेड वाली जो गाजर होती है किसके कारण होती है? नारंगी का, ये देख सकते हैं यहाँ नारंगी गाजर भी है। ठीक है, नारंगी जो गाजर होती है किसके कारण होती है? कैरोटीन के कारण होती है। ठीक है, और येलो कलर की गाजर किसके कारण होती है? जेंथोफिल के कारण होती है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे लाल पूछा था, लाल रंग किसके कारण होती है? एंथोसाइनिन के कारण होती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 21 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दिल्ली दुग्ध योजना, ठीक है, दिल्ली दुग्ध योजना, दिल्ली मिल्क स्कीम की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? आपको बताना है कि दिल्ली दुग्ध योजना की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1959 दिल्ली में, 1967 दिल्ली में, 1959 दिल्ली करनाल हरियाणा में, और 1967 करनाल में। ठीक है, आपको बताना इसमें से कौन सा सही आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए वाला सही हो जाएगा, 1959 में। ठीक है, 1959 में दिल्ली में। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, अगर बात करते हैं राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति थे। यानी कि शुरुआत कब हुई थी? 1 नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर 1959 को। ठीक है, ये दिल्ली में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा दिल्ली मिल्क स्कीम। ठीक है, 1 नवंबर 1959 को लॉन्च किया गया था और उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इन दोनों के नेतृत्व में इस स्कीम को चलाया गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। प्रथम मानव निर्मित सब्जी बताना है। बहुत बार एग्जामों में आया है, यहाँ तक AO, AAO, IBPS, AFO में भी इस क्वेश्चन को उठाया गया है। ठीक है, प्रथम मानव निर्मित सब्जी बताना है कौन सी है। ठीक है, ये अगर आप लोग पहचान रहे हैं तो बता देंगे कि प्रथम मानव निर्मित सब्जी कौन सी है। ये देख सकते हैं, यही सब्जी है जो प्रथम मानव निर्मित सब्जी है। पहले का ऑप्शन है लेट्यूस, मोरिंगा, चेक्यूर मेरिस, रूटा बांगा। ठीक है, इसमें से आप बताइए कौन सा सही है। यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रूटा बांगा। ये जो सब्जी देख रहे हैं ये रूटा बागा के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रथम मानव निर्मित सब्जी है। फर्स्ट ऑप्शन में था हमारा लेट्यूस। लेट्यूस क्या है, यानी कि पत्तेदार सब्जी है, इस प्रकार की दिखाई देती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में आप देखे थे कि लेट्यूस था, तो लेट्यूस किस प्रकार का होता है, तो इस प्रकार की हरे पत्तेदार सब्जी होती है, वेजिटेबल्स होती है, तो आप देख सकते हैं इसको। चलिए उसके बाद एक सब्जी थी मोरिंगा। ठीक है, मोरिंगा यानी कि ये इसकी मोरिंगा की पत्तियां इस प्रकार की होती है और इसकी फली जो होती है इस प्रकार की होती है। गांव में इसको सहजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सहजन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसकी पत्तियां और जो वेजिटेबल्स, फल्स और फूल जितने भी चीज़ होते हैं सब काफ़ी मोस्ट होते हैं, क्योंकि काफ़ी अधिक मात्रा में इसके अंदर पोषक तत्व तो पाया जाता है और कैल्शियम की तो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसको मोरिंगा या सहजन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए उसके बाद हमारा फोर्थ नंबर में था कि चेक्यूर मैनिस। ठीक है, चेक्यूर मैनिस एक प्रकार की क्या है, सब्जी है। ठीक है, क्या है चेक्यूर मैनिस, एक प्रकार की सब्जी है जो जिसको लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है ये, यानी कि कुकुरबिटेसी कह सकते हैं फैमिली इसकी, और 21वीं शताब्दी की ये सब्जी है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, 21वीं शताब्दी की। पूछता है एग्जामों में कि 21वीं शताब्दी की सब्जी कौन सी है, तो ये हो जाएगी चेक्यूर मेनिस। ठीक है, और इसको पानी की बहुत कम मात्रा आवश्यकता होती है, यानी कि कम पानी में भी ये सब्जी तैयार हो जाती है। ठीक है, काफ़ी अधिक मात्रा में इसके अंदर पोषक तत्व तो पाए जाते हैं और इसकी काफ़ी डिमांड है इस समय वर्तमान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है किस रोग में खुरों के बीचों बीच और मुंह के अंदर गालों, जीभ और होठों, तालू, मसूड़ों पर छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, पशु प्लेग में, खुरपका मुंहपका रोग में, लंगड़ी में या थनेला में। ठीक है, आपको बताना है किस में ऐसी कंडीशन होती है। तो पहला ऑप्शन है पशु प्लेग, यानी कि इसके अंदर पशु प्लेग तो होगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर पिचकारी नुमा दस्त आते हैं, दस्त काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, पशु प्लेग हो जाता है। ठीक है, ये प्रमुख इसका लक्षण होता है। तो खुरपका मुंहपका रोग इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सही आंसर हो जाएगा, यानी कि खुरपका मुंहपका, यानी कि मुंह इसके पक जाते हैं, मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो पैर होते हैं पैरों में भी छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसको खुरपका मुंहपका रोग कहा जाता है। जीभ पर, होठों पर, तालू में, मसूड़ों में छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, इसको खुरपका मुंहपका रोग के नाम से भी जाना जाता है। और बात करते हैं लंगड़ी रोग। लंगड़ी रोग में क्या होता है, मांसपेशियों में सूजन आ जाती है। ठीक है, उसको दबाने पर चुरचुर की आवाज़ आने लगती है। ठीक है, इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं लंगड़ी रोग। ठीक है, जिसको चुरचुरिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं थनेला रोग। थनेला रोग यानी कि थनों में लगने वाला रोग है, यानी कि दूध पतला हो जाता है। दूध को जब हम निकालेंगे तो उसमें छिछड़े पड़ जाएंगे, दूध फटा दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार के लक्षण थनेला रोग में दिखाई देते हैं। ठीक है, दूध की मात्रा कम हो जाती है और थन के अंदर गांठ बन जाती है। यह एक बैक्टीरिया के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है मुर्गी का औसतन तापमान होता है। ठीक है, वो मुर्गी का टेम्परेचर आपको बताना है कितना होता है। ठीक है, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड, या 1 या 3 ये सही है। यानी आपको बताना है कि मुर्गी का टेम्परेचर कितना होता है, 106, 101 या 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड, या 1 और 3 सही है। ठीक है, इसमें से बताना है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये क्लिनिकल थर्मामीटर है। ठीक है, क्या है, क्लिनिकल थर्मामीटर है, जिससे क्या करते हैं मुर्गी का टेम्परेचर नापते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आपको सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में याद होना चाहिए। ठीक है, सेंटीग्रेड में आपका हो जाएगा 41.11 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 41.11 डिग्री सेंटीग्रेड ये सेंटीग्रेड में हो जाएगा, और फ़ारेनहाइट ये सामने पड़ा है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है मुर्गी के। यानी कि टेम्परेचर की बात करें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मुर्गी का ही होता है। चलिए हमारा लास्ट आज का सवाल है 25 नंबर, संतरा की बीज रहित किस्म का नाम बताना है। ठीक है, संतरा की कौन सी ऐसी बीज रहित किस्म
है, ठीक है। वैरायटी है यहाँ पर खांसी है, चक्रधर है, सतसुआ है, किन्नो है। चारों में से बताइए संतरा की कौन सी सीडलेस वैरायटी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ संतरा है और इसमें एक भी सीड नहीं पाया जाता है, यानी कि ये जो संतरा है आपका सीडलेस वैरायटी है। तो ये कौन सी वैरायटी है यही आपको बताना है, ठीक है। बात करते हैं खांसी की। खांसी पूर्वी भारत की प्रसिद्ध किस्म है, ठीक है। पूर्वी भारत की सबसे प्रसिद्ध किस्म कौन सी है, अगर क्वेश्चन बन रहा है तो हमारा हो जाएगा खांसी। खांसी यानी कि पूर्वी भारत की सबसे प्रसिद्ध किस्म है और ये संतरे की वैरायटी है। और चक्रधर की बात करेंगे, नींबू की सीडलेस वैरायटी है, ठीक है। चक्रधर किसकी है, यानी कि नींबू की सीडलेस वैरायटी कौन सी है, चक्रधर। बात करते हैं सतसुमा किसकी है, संतरे की सीड रहित सीडलेस वैरायटी है, ठीक है। सतसुमा, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। सतसुमा कैसी है, संतरे की सीडलेस यानी कि बीज रहित किस्म है। बात करते हैं किन्नो के बारे में। किन्नो को संतरा भी कह सकते हैं, यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला राजस्थान का जो है संतरे के लिए सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। और किन्नो जो है अंतरजातीय किस्म है, ठीक है। यह कैसी किस्म है, अंतरजातीय किस्म है, यानी कि किंग और विलो लीफ, ठीक है। दो किस्मों से यह तैयार हुई। कौन सी, किंग क्रॉस किसका, विलो लीफ, ठीक है, विलो लीफ। ये दोनों के बीच में क्रॉस करके निकाला गया किन्नो, ठीक है। आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त हुआ। आज का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को या इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए और इसी प्रकार के हम वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर